नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपड़ो उत्तराखंड। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र आज से शुरू हो गया है। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन पटल पर बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य कर रही है। केंद्र पोषित और बाह्य सहायतित योजनाओं को तेजी से लागू करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 1930 करोड़ की योजनाओं के लिए टिहरी झील का भी विकास होगा। इससे पहले वित्त मंत्री ने बजट को लेकर बड़ा बयान दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बजट को संतुलित बजट के रूप में पेश कर रही है। हर वर्ग का इस बजट में ख्याल रखा गया है। हमने संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सभी बजट के लिए सुझाव भी जनता के लिए हैं। तो उनकी सार्थकता निश्चय ही खतरे में पड़ जाती है। इसलिए इस बजट में न केवल यथोचित प्रावधान किए गए हैं, अपितु समय सर्विस डिलीवरी को भी ध्यान में रखा गया है। योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के हेतु ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों का विशेष ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष जी, बजट एक सशक्त माध्यम है। प्रदेश में विकास के नए आयामों को छूने का, जनता से जुड़ने का, जनता को जोड़ने का, जनता की आकांक्षाओं को साकार करने का, आवश्यक संसाधन जुटाने का, नई नीतियों के माध्यम से प्रदेश की किस्मत संवारने का। इस सशक्त माध्यम को हम प्रभावी तौर पर सही मायने में जनता का एक अस्त्र बनाना चाहते हैं। इसीलिए बजट निर्माण के अवसर पर हमने हर संभव तरीके से जनता से जुड़ने का प्रयास किया है। अध्यक्ष जी, सम्मानित सदन का अवगत कराना है कि 29 मार्च 2022 को 4 माह हेतु लेखानुदान प्रस्तुत किया गया था। लेखानुदान पारित होने के बाद हमने विभागीय विशेषज्ञता व जन सहभागिता से बजट निर्माण का विनम्र प्रयास किया है। हमने आपका बजट, आपका सुझाव अभियान प्रारंभ किया। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से जनता के बहुमूल्य सुझाव प्राप्तकारी विभागों में नव प्रवर्तन व सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का प्रोत्साहन हो। सरकारी योजनाओं में सब्सिडी सीधे लाभार्थी को स्थानांतरित हो तथा कोई मध्यस्थ न हो। शिक्षा एवं कौशल विकास, रोजगार परक हो। निर्बल वर्गों का सशक्तिकरण करते हुए सामाजिक सुरक्षा में अभिवृद्धि हो। कृषि व संबद्ध क्षेत्रों का पुनर्जीवन व विस्तार हो तथा परंपरागत कृषि, उद्यान, मशरूम व सुगंध पुष्पन के उत्पादन व विपणन को प्रोत्साहन हो। आधारभूत संरचना व औद्योगिक विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र से संतुलन हो। सड़क, सेतु, नागरिक उड्डयन और रोपवे के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी हो। पर्यटन क्षेत्र में विकास हो। प्रक्रियाओं का सरलीकरण हो, समस्याओं का समाधान हो और लंबित प्रकरणों का निस्तारण हो तथा जरूरतमंदों की सेवा हो। प्रदेश समृद्धि की ओर बढ़े और राज्य में सुशासन हो। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य के विकास और सुनहरे भविष्य के लिए आवश्यक है पूंजीगत परियोजना और पूंजीगत परियोजना के लिए आवश्यक है पूंजी का राज्य की ओर प्रवाह हो। यदि मजबूत इच्छा शक्ति और संकल्प हो तो प्रदेश के विकास में संसाधनों की कमी आड़े नहीं आती। आवश्यकता है एक नेक और विकास परक सोच तथा स्पष्ट लक्ष्य की। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, प्रदेश का सर्वांगीण व समावेशी विकास। उत्तराखंड विधानसभा में आम बजट पेश हुआ। इससे पहले विधानसभा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बजट उत्तराखंड में मील का पत्थर साबित होगा। बजट से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और खास बात यह है कि इस बजट में जनता के सुझाव भी शामिल हैं। सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और उत्तराखंड के विकास के जो आगे चलकर एक मील का पत्थर साबित होगा, उस बजट में सभी बातों को समाहित किया गया है। सभी के विचार लिए गए हैं। जन संवाद से बजट बनाया गया है और ये बजट सबके लिए जो है बहुत आगे आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू सर। आज से 20 जून तक चलने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है। प्रश्नकाल के दौरान ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंडसेन में सत्र न कराए जाने को लेकर कांग्रेस ने सदन में सत्ता पक्ष पर हमला बोला। वहीं आगे और किन किन मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार को घेरने वाले इन तमाम मुद्दों पर खुद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हमारे चैनल ANB न्यूज़ से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था। हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिनसे बात करते हैं। सर, आज पहला दिन था, तमाम हंगामा हुआ, तमाम सवाल
कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि जो मंत्री हैं सरकार में, उस सवालों से बचते नज़र आए? किस तरह से? देखिए, हमारी तरफ से कोई भी हंगामा न कोई व्यवधान पैदा किया गया। हमारे माननीय सदस्यों ने बड़ी संस्कृति से जो सवाल थे विभिन्न विभागों के, चाहे लोक विभाग हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे धर्मस्व विभाग हो, उनके बारे में प्रश्न किए। लेकिन जो 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 सरकार की ओर से जवाब आया बहुत ही निराशाजनक और जवाब में परीक्षण किया जा रहा है, अध्ययन कर लेंगे, लिखित रूप से जवाब भेज दिया जाएगा। यही वाक्यों को बार बार दोहराया गया है। ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री होमवर्क के रुक नहीं आते हैं और उन्हें उनके जिस तरह का व्यवहार रहा, जिस तरह उनका प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, वो गंभीरता नहीं थी। क्योंकि जो भी प्रश्न किए गए वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे, समसामयिक थे, ज्वलंत प्रश्न थे, बर्निंग इश्यूज थे, लेकिन उसकी लगातार बार बार कहने के बावजूद भी उस प्रश्नों से इतर सवाल दिए जा रहे थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष में, हमारे हम विपक्ष में आए, हम अपने हमारे पास यही सदन ऐसा भी माध्यम है जब हम अपनी क्षेत्र की समस्याओं के, अपने प्रदेश की जो भी हमारे मुद्दे हैं उनको हम वहाँ पर देखो बेबाकी से उठा सकते हैं। अपनी बात के रख से कहा बात माध्यम है, लेकिन सरकार इस मामले में कतई गंभीर नहीं है और परीक्षण तक सीमित है, DPR बनाने तक सीमित है, अध्ययन किया जाएगा और लिखित जवाब दे दिया जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मायने ये है कि सरकार उदासीन भी है, गंभीर नहीं है और जनता के जो प्रश्न है उससे मुँह चुराना चाहती है। सर, सवालों में तमाम सवाल आज एक सवाल से ग्राम के लिए को 5 हटाने के लिए अभी और 20 तारीख तक सत्र चल रहा है और क्या आप कैसे महत्वपूर्ण सवाल आने वाले हैं? क्योंकि अगर हम आज की बात करें तो तमाम ऐसे विषय नहीं, अभी देखिए, अभी तो हमारा नियम 58 में हमारे कई प्रश्न हैं। 310 में हमारा गैरसैंण का बहुत बड़ा मुद्दा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन घोषित राजधानी ग्रीष्मकालीन सत्र प्रारंभ करने की बात तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कही और हमारी सरकार ने संकल्प लिया, हरीश रावत जी की सरकार ने संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि हम अगला सत्र हम संकल्प लेते हैं। सदन में संकल्प पारित हुआ, वो सदन में वो संकल्प कांग्रेस का ही संकल्प नहीं बन गया, वो तो पूरे सदन का संकल्प था, जिसमें कहा गया कि हम अगला सत्र गैरसैंण में करेंगे। तो आज तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो ग्रीष्मकालीन सत्र प्रारंभ करने की उन्होंने बात की थी, राजधानी बनाने की बात की थी, उससे क्यों ये बचना चाह रहे हैं? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है और मेरा मानना है कि भव्य आयोजन में बड़ा सवाल है और मेरा मानना है कि भव्य आयोजन में अपनी पीठ थपथपाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। हमने तो टेंट में चलाए, तो हमारा प्रयास सत्र चला टेंट में चला। हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमने टेंट सत्र प्रारंभ किया और तब वो एक भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि ये नाटक कर दी बात कांग्रेस, मजाक उड़ाया गया। आज भी हम गंभीर है, हमारी प्राथमिकता है, हमारी प्रतिबद्धता है कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र प्रारंभ हो। गैरसैंण का को हमने नोटिफाइड एरिया का रूप दिया था। गैरसैंण के लिए हमने एक विकास परिषद का गठन किया था, लेकिन आज सारी चीज़ें बेमानी हो गई हैं। सरकार का कोई एजेंडा नहीं है। गैरसैंण की मुख्य अपेक्षा है जाहिर करके ये छलावा दिया। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर विपक्ष का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष के दल नेताओं के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अर्जी मुकदमे में दर्ज कर रही है। उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों के मार्फत विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है।
करण महार का कहना है कि बीजेपी सुरक्षा एजेंसियों को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है और उनको प्रेशर से नेताओं को परेशान और फर्जी मुकदमे को लेकर भी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। देखिए, ईडी से बचाव का रवैया कांग्रेस का नहीं है। ईडी का जिस तरीके से इस्तेमाल उन नेताओं के विरुद्ध किया जा रहा है जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मुखर रहते हैं, ये चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र है। आप विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं ईडी की मदद से, सीबीआई की मदद से। क्या कारण है कि चिदम्बरम साहब को ईडी का सामान आता है उनको बंद किया जाता है, और जो नेता बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोलता है 5 या 10 दिन के अंदर उसके लिए सम्मन जारी हो जाता है? क्या ईडी धमकी देने के लिए विभाग बनाया गया? और हमारा काम है, हम लोकतंत्र में लोकतंत्र की रक्षा करना और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। वहीं विपक्ष ने गैरसैंण में सत्र न कराए जाने का विरोध किया, जिसके चलते यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार बहाना बनाकर सत्र करने गैरसैंण नहीं गई। क्या कुछ कहा यशपाल आर्य ने, सुनिए। देखिए, निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता गैरसैंण है। देखिए, गैरसैंण को और बड़ा दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जनभावनाओं का अपमान किया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी कांग्रेस की प्रतिबद्धता है गैरसैंण, कांग्रेस की प्राथमिकता है गैरसैंण, और भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, छलने का काम कर रही है। चारधाम यात्रा के नाम पर इस सत्र को स्थगित किया, इस सत्र को यहाँ। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश भर में अल्मोड़ा के साथ साथ तमाम कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। बीजेपी ने सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत गांधी पार्क से दीनदयाल पार्क तक तीर्थ बाइक का आयोजन किया। बाइक यात्रा को सांसद अजय टम्टा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि मोदी सरकार के 8 सालों में गरीबों को घर देने का काम किया गया। कोरोना से उबारने के लिए पूरे देश के लोगों को वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई। इस प्रकार के 8 वर्ष जो कांग्रेस शासनकाल के 54 साल एक परिवार ने दिए, और 8 वर्ष के अंदर उन सभी अंतिम छोर में वंचित समाज के व्यक्तियों को वो सारी सुविधाएं जो उनकी रोज़मर्रा की जीवन की आवश्यकताएं हैं, बिजली है, पानी है, गैस है, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत है, और वहीं देश के अंदर कोरोना जैसी बीमारी को निःशुल्क देने के कारण वैक्सीन को देने का, ये कि बहुत सारे कार्यक्रम करते करते विकास को भी आगे बढ़ाना, चाहे वो लिपू लेक के दर्रे तक हो, चाइना, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट के सारे बॉर्डर तक के सारे रोडों को बढ़ाने का काम, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम हुए। युवा मोर्चा के माध्यम से आज पूरे प्रदेश भर के अंदर उन्होंने भी कार्यक्रम लिए हैं, महिला मोर्चा ने भी लिए हैं, अनुसूचित युवा सारे मोर्चा के भी कार्यक्रम हैं। इसी निमित्त आज ये चौखान बाटा से लेकर पंडित दीनदयाल जी के पार्क तक का ये कार्यक्रम है, और युवाओं में भी एक जागरूकता के साथ ये काम आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और राष्ट्र के अंदर इस प्रकार के कार्यों को करके अपने 8 वर्ष के कालखंड में जो जिस प्रकार से एक सुखद अच्छा अनुभव का माहौल, जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक और पहुंचे, इन्हीं के साथ ही आज के कार्यक्रम चल रहे हैं। पुलिस भर्ती में जिलेवार कोटा निर्धारित किए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने धरना प्रदर्शन किया। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। यूकेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में जिन जिलों का कोटा खत्म किया है, जबकि पुलिस भर्ती राज्य स्तर पर मेरिट बेस पर कर दी गई है। वहीं यूकेडी ने पुलिस भर्ती में जिलों के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग की है। आज उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा पूरे प्रदेश में जो पुलिस भर्ती उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, उसका जो मेरिट स्तर उन्होंने कहा वो स्टेट लेवल पर कर दिया है, जिससे हमारे जो पहाड़ी जिले हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र है उत्तराखंड का है, वो उसको बहुत नुकसान होगा। यहाँ के बच्चों के पास बहुत कम संसाधन होते हैं, तो इसलिए हमारी मांग है कि जो पुलिस भर्ती चल रही है उसमें जिले वाइज कोटा निर्धारित किया जाए। नैनीताल जिले में हमारे महीने भर से चली
फायर महिला भर्ती को लेकर नशे की कार्यवाही और कानून व्यवस्था को लेकर नैनीताल के जिला एसपी पंकज भट्ट ने हमारे संवाददाता अमित चौधरी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। महिला फायरमैन की भर्ती का आज नैनीताल जिले में आखिरी दिन है। लगातार यहाँ पर जो भर्ती के लिए लोग जो महिला हैं वो लगातार आ रही हैं। आप देख सकते हैं आज की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। जो यहाँ पर भर्ती के लिए जो चीज़ें यहाँ पर की जानी है वो लगातार यहाँ पर लड़कियाँ कर रही हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर नैनीताल जिले के एसएसपी पंकज भट्ट जी। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की कार्रवाई अब आगे होने वाली है। सर, आज भर्ती का आखिरी दिन नैनीताल जिले के अंदर, आज किस तरह की कार्रवाई हो रही है? इसमें आपका जो छूटे हुए अभ्यर्थी थे और जिनके कोई चोटिल हुए थे उनको पहले ही जो है 13 और 14 तारीख की डेट दी गई थी और ये आज भर्ती का आखिरी दिन है। अभी तक टोटल जो आवेदक थे वो 11,400 के लगभग थे, जिनमें से 7,555 ने कल तक भाग लिया था। जो पास, जिनमें से अगर पास की बात करें तो 7,390 करीब जो है पास आउट हुए हैं इसमें पूरी प्रक्रिया में। और आज भर्ती के बाद अब रिटर्न के जो डेट आएगी उसके आधार पर रिटर्न के एग्ज़ाम के कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके अलावा बात करें, नैनीताल पुलिस ने लगातार जो नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, एक यहाँ पर एक बड़ी खेप पकड़ी है यहाँ पर स्मैक की, वो किस तरह कार्रवाई की गई है सर? इसमें पिछले 6 महीनों से लगातार नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। एक अभियान के रूप में इसको लिया गया है और इसमें आज भी 149 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है और अभी तक लगभग 3 किलो के लगभग जो है टोटल मात्रा में स्मैक और हीरोइन की बरामदगी हो चुकी है पिछले 3 महीने में। इसमें जो इसका स्रोत है वो मिलक रामपुर का पूछताछ में अभी तक सामने आया है और इसमें जो आगे जो पूछताछ में चीज़ें आई है उसको वेरीफाई करके आगे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, सीजन टाइम चल रहा है, इसमें ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए किस तरीके से, क्योंकि नैनीताल हल्द्वानी से आगे जो है पर्यटक जाते हैं, क्या स्थिति है सर पर्यटन यहाँ पर ट्रैफिक की और आगे कैसे दुरुस्त की जा रही है सर? इस समय जो टूरिज्म इंडस्ट्री का अगर जहाँ तक देखा जाए, नैनीताल, मुक्तेश्वर, भवाली, भीमताल, इवन रामनगर में भी भारी संख्या में टूरिस्ट आ रहा है और हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो नैनीताल को लेकर के है। इसमें रूसी बाईपास से शटल सेवा चलाई जा रही है जिससे जो है नैनीताल में जो ट्रैफिक है उसको रोटेट किया जा सके। इसके अलावा जो कलसिया पुल और भीमताल पुल अभी जो निर्माणाधीन है, जो उसको ध्यान में रखते हुए हल्द्वानी को भी जाम मुक्त रखने के लिए एक दूसरा डाइवर्जन प्लान भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं बीच बीच में, जिसकी वजह से अभी तक कोई भारी जाम का सामना नहीं करना पड़ा। सर, हम लोगों ने देखा है कि जब से आपने नैनीताल जिले की कमान संभाली है, पूरी कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। जो पुराने केसेज हैं वो कहीं निपटाए जा रहे हैं और जो यहाँ पर जो नशे के खिलाफ अभियान है वो तेज़ी से चलाया जा रहा है। आगे किस तरह से ये व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए और क्या कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से कानून व्यवस्था और बेहतर की जाएगी? इसमें जो हम लोग का फोकस है वो एक तो ट्रैफिक पे और दूसरा नशे के खिलाफ कार्रवाइयों को लेकर के बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसको हम लोग आगे निश्चित रूप से बहुत लार्ज स्केल पे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर का जो प्लान है वो ट्रैफिक प्लान, उसको हम लोग इस बीच में अध्ययन करके आगे के लिए बनाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो नशे के खिलाफ जो हमारे पास अभी तक जितनी सूचनाएं प्राप्त हुई है, जितनी हमने कार्रवाई की है, उस पर बड़ी कार्रवाई करने की ओर हम अग्रसर हैं। एएनबी न्यूज़ से बात करना धन्यवाद सर। थैंक यू। तो एसएसपी पंकज भट्ट ने भी साफ कर दिया कि यहाँ जो भर्ती है उसमें किस तरह की यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है और आगे स्टेप बाय स्टेप जो काम आगे होंगे वो कहीं ना कहीं किए जाएंगे। और साथ ही जो कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने साफ तौर से कहा है कि किसी भी यहाँ पर जो गलत गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर जो पुलिस है वो लगातार कार्य करी और आगे भी लगातार कार्य करती रहेगी। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज़, हल्द्वानी। विधानसभा सत्र के दौरान देहरादून में यातायात की समस्या के संबंध में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन लिखा और कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान हरिद्वार रोड, हरिद्वार बाईपास, जोगीवाला रिंग रोड आदि पर भयंकर जाम लगता है। साथ ही साथ शहर के आम नागरिकों के साथ साथ स्कूल, अस्पताल, दफ्तर जाने वाले सहित 4 धाम यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनके बीच में 3 बड़े अस्पताल भी पड़ते हैं। इन कारण से गंभीर मरीजों के जीवन पर भी संकट बना रहता है। उन्हीं का अध्यक्ष के महोदय के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं। मैंने उन्हीं से अनुरोध किया है कि ट्रैफिक के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ ऐसे ही व्यवस्था की जाए कि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, थैंक।
रामनगर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के कारण अब जनता का सड़क पर पैदल गुजरना मुश्किल हो गया है। मुख्य बाजार से अधिकारियों की उदासीनता के चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। कई अतिक्रमणकारियों ने अपना सामान पूरी तरह सड़क पर रखकर अतिक्रमण किया है। वहीं पैदल चलने वाले लोगों का भी सड़क पर चलना दूभर हो गया है। मुख्य बाजार सुभाष चौक के समीप स्थित कुंदन वाली गली में अतिक्रमणकारियों की दबंगई के कारण इस सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मौजूद दुकानदारों द्वारा अपना अधिकांश सामान सड़क पर रखकर व्यापार किया जा रहा है। हालांकि नगर पालिका ने कई बार अभियान भी चलाया, लेकिन अभियान के बाद अतिक्रमणकारी फिर से सड़क पर ही सामान रखने लगे। मैं आज यहाँ पर से बैंक बैंक का कार्य करके आ रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ पर कई दुकानें यहाँ पर ऐसी हैं जो किसी ने आपस में कंपटीशन कर रखा है कि अगर वो एक कूलर निकालेगा तो वो 2 कूलर निकालते हैं, और इन्होंने रोड को जाम लगा रखा है। यहाँ पर बाइक से निकलना भी मुश्किल है और पैदल चलने वालों को भी जाम है। और इनके द्वारा आए दिन छोटे जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं उनसे लड़ाई लड़ी जाती हैं और उनसे अपना चीज़ के नुकसान के पैसे लिए आते हैं, जबकि इन्होंने अपना सामान करीबन 3-3 फुट बाहर निकाल रखा। यहाँ सुभाष मार्केट जो है, रामनगर की सुभाष मार्केट काफ़ी प्रसिद्ध है, कुंदन स्वीट्स के बिल्कुल पास में। यहाँ 8-10 दुकानदार साहब ऐसे हैं, अगर यहाँ से निकलना चाहें बाइक से, पैदल, किसी भी तरह से, एक तो गर्मी का मौसम है, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से जाना चाहे तो उसको कम से कम 5-7 मिनट, 10 मिनट, वो सिर्फ 1-2 दुकानें क्रॉस करने का समय लगता है, क्योंकि सामान ही इतना उन लोगों ने रख रखा है। इतनी बड़ी दुकान होने के बाद भी बाहर कूलर, फ्रिज और बहुत सारी चीज़ें, 8-10 दुकानदार हैं ये, और इतनी अति कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से निकल जाए, उसका सामान किसी की बाइक से या किसी ठेले वाले से, गरीब रेहड़ी वाले से सामान अगर उनका कोई गिर जाए या लग जाए तो उससे पूरे पैसे ये लोग वसूल करते हैं। और हर समय मतलब किसी भी व्यक्ति से लड़ने झगड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं साहब। ये सामान अंदर नहीं रखेंगे और पूरा अतिक्रमण इनका, जो माल का इनका अतिक्रमण का इन्होंने कर रखा है दुकान के बाहर, सारा सामान ये लोग बाहर ही रखते हैं। अंदर जगह खाली होने के बावजूद भी बाहर सारा ये लोग सामान रखते हैं। वो बाज नहीं आ रहे हैं, कितनी बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं, लेकिन समझ नहीं आता ये इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, नियमित रूप से प्रशासन और पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा जो है इस तरह के जो अस्थायी अतिक्रमण होते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जाता है। और जो प्रकरण आपने आज संज्ञान में लाए हैं उसमें भी आज जो है शाम के समय में पालिका की टीम और पुलिस की सहयोग से जो है संबंधित स्थल में जाके अतिक्रमण अधिकारियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करेगी, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।